अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ और आपने इस इजलास के बारे में गुज़श्ता हफ्ते एक पेशगोई की थी। पहले हम सुनवाएंगे कि आपने क्या कहा था, फिर इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्लियामेंट को ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीडीएम के लोग जो हैं ये बॉयकॉट करेंगे इस ब्रीफिंग को। एक तो ये कि इमरान खान साहब ख़ुद तो आते नहीं हैं, तो अगर वो ख़ुद नहीं आते तो ब्रीफिंग फिर किस लिए। तो ये सिविलियन को लेके आना, और वो भी एक एकेडमिक किस्म के सिविलियन को, मेरा ख्याल है उनकी ख़ास अहमियत नहीं है अपोजिशन के जहन में। मेरा तो यही ख्याल है कि ये पार्टीज़ नहीं जाएंगी इस ब्रीफिंग पे। पार्टीज़ नहीं गई, अपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया और एक काबीना के सीनियर रुकन का ये बताना था कि अपोजिशन ने मशरूत किया है कि खान साहब शिरकत करेंगे तो फिर ही हम आएंगे। लेकिन इस इजलास में डिस्कस क्या हुआ? सिटी साहब, आपकी इजाज़त से हम ज़रा बताना चाहेंगे। GDA की एक रहनुमा है सायरा बानो, वो क्या बता रही थी, क्या एजेंडा था इजलास का, वो सुनवाते हैं। रात सोने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा लें और खुले बर्तनों को ढक दीजिए, और अगर गीजर बंद, गैस का हीटर बंद करें तो पीछे से सुई गैस का मेन वॉल्व भी बंद कर दीजिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, बिजली की चीज़ों को हाथ मत लगाएं, और दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, ये कहना वो भूल गई। लेकिन सिटी साहब, अगर इस इजलास की अहमियत नहीं थी, आपने भी बताया पिछले प्रोग्राम में हमारे, तो फिर इसका इनेकाद चयमानी समझ नहीं आई, इजलास का इनेकाद क्यों हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है एजेंडा तो कुछ और था कि मोहित यूसुफ साहब अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ कोई संजीदा बातें करेंगे, अफ़गानिस्तान के साथ जिसका ताल्लुक़ है, और अमेरिका के साथ वगैरह। क्योंकि ये मोहित यूसुफ साहब अभी रूस के साथ भी बातचीत करके आए हैं, अमेरिका के साथ भी यही पॉइंट पर्सन है, एंड सो ऑन। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, मगर वो तो गए हुए हैं कहीं। तो ये ब्रीफिंग का तो मकसद कुछ और था। मगर हुआ ये कि जब ये पता चला कि अब ऑपोजिशन नहीं आ रही, तो फिर अब क्या किया जाए। वो जो सीरियस बातें हैं वो तो ऑपोजिशन के लिए थी, उनको साथ लेना था। अ, तो फिर ये सोचा कैंसिल करते हैं, तो बहुत बुरा लगेगा कि आगे से भी ऑपोजिशन जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार करके अगर नहीं आएगी तो हमें हर चीज़ कैंसिल करनी पड़ेगी। तो चले फिर कुछ और बातें कर लेते हैं, और इसलिए इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो जब फिर ये एजेंडा चेंज हो गया तो सॉफ्ट किस्म का एजेंडा बन गया कि गोल मोल बात करके चलो फ़ारग करते हैं इसको, अब पीछे तो हट नहीं सकते। तो फिर वो आपके इनके अपने मिनिस्टर्स ने ये मसला देख लिया कि इसमें तो होना कुछ नहीं है। तो अब आपको खुद पता है कि बेशतर सीनियर मिनिस्टर्स तो गए कोई नहीं, इनके अपने लोग नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो आते नहीं, इनके अपने लोग नहीं आए। तो फिर मेरा ख्याल है आखिरी वक्त पे एजेंडा चेंज हो गया, और फिर हुआ ये एक्चुअली कि मोहित यूसुफ साहब ने रैप अप किया जल्दी जल्दी, और ये इधर उधर की बातें करके कि ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है, ये क्राइसिस है। वो जो खातून अभी कह रही थी कि जी गैस की क्राइसिस है, फलाना है, और ये तो कर के जल्दी से वहाँ से भागे। ये शेख साहब भी वहाँ से भागे, शेख रशीद साहब भी, और मोहित यूसुफ साहब भी, और फवाद चौधरी साहब तो पहले ही नहीं आए थे, क्योंकि एक और बड़ी अहम मीटिंग कहीं और हो रही थी या होने जा रही थी, और वहाँ इनकी इनकी इंतज़ार हो रही थी कि आप भी आएँ और ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी। तो फिर ये लोग सारे वहाँ पहुँचे। तो असली मीटिंग्स जो कुछ हुआ है वो तो पीएम हाउस में हुआ है। ये मीटिंग जो थी, इसकी जो भी अहमियत थी वो कैंसिल हो गई आखिरी वक्त पे। मीटिंग को कैंसिल नहीं किया बिकॉज उसके साथ लॉस ऑफ फेस हो जाता कि लो जी ऑपोजिशन ही आई तो मीटिंग ही नहीं हुई। तो वो दिखावे के लिए वो कर दी, और फिर आपने देखा जो हुआ। हाँ, लेकिन उस मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? एजेंडा क्या था? जो एलामिया है वो तो ये बताता है कि सियालकोट जो वाक़या हुआ उसके बाद किस तरह का एक्शन ये हुकूमत लेगी, उस पर गौर किया गया सेठी साहब। लेकिन ख़बरें ये भी फ्लैश हुई कि इस इजलास में मौजूदा और साबिका DG ISI भी शरीक हैं, अलबत्ता एलामिया में ऐसा कोई तस्करा नहीं है। अच्छा, ऐसे है आयशा कि एक्चुअली 2 मीटिंग्स हुई हैं, और एक मीटिंग की प्रेस रिलीज़ आई है। एक पहले मीटिंग जो थी उसमें DG ISI आज के भी और एक्स DG ISI जनरल फैज़ वो भी थे, DMO वगैरह भी थे। वो मीटिंग उसमें आर्मी चीफ भी थे, इमरान खान साहब थे, और मेरा ख्याल है 1-2 मिनिस्टर्स थे, शायद फवाद चौधरी पहले पहुंच गए थे। तो वो एक मीटिंग हुई है। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई है वो उसमें से फिर DG ISI पहले भी और एक्स और आज के भी उठ के चले गए, क्योंकि जो बातें वहाँ करनी थी उसमें उनकी ज़रूरत थी, जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पे ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ था। कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर, कि वहाँ किलिंग्स हो रही हैं, तालिबान 2.0 जो है
वो अब तालिबान 2.0 जो है, वो प्रॉमिस जो 2.0 की थी कि मॉडरेशन होगी, ये होगा, वो होगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ वो शुरू हो गई हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ पुराने ऑफिशियल्स के साथ। और बड़ी तशवीश है दुनिया में कि ये क्या हो रहा है। तालिबान तो बिल्कुल पुराने तालिबान बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली दे विल होल्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल, या आप लेके आए हैं, आप अब हमें आपने ये कहा वो कहा, अब आप कहते हैं रिकग्नाइज़ करें, हम कैसे रिकग्नाइज़ करें इन हालात में। उधर से तालिबान के ऊपर से वहाँ से बड़ा प्रेशर है कि आप रिकग्नाइज़ करें हमें, हम कहते हैं आप टीटीपी के बारे में कुछ करें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसीलिए फिर वो पहली मीटिंग जो थी वो इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर थी, जो कि ज़ाहिर है वो अब ओपनली तो नहीं कह सकते कि हम अफ़गानिस्तान और तालिबान का बिहेवियर और अपना मौक़िफ़ क्या होगा वो डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर इंडिया के भी इश्यूज़ आए होंगे, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि इंडिया भी कुछ पेशकदमी कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो मेरा ख़्याल है इसीलिए DGMO भी वगैरह वगैरह बुलाए गए। वो मीटिंग जब ख़त्म हुई तो वो उठ के चले गए, और ये बाकी आ गए, मोईद यूसुफ और शेख साहब भी आके ज्वाइन कर लिया। और ये मीटिंग का आपको हवाला दिया गया है कि इसके अंदर जो कुछ हुआ है सियालकोट के अंदर उसको डिस्कस किया है, और क्योंकि उसके बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर ये हुआ है कि 2 मीटिंग्स थी जिसका सिर्फ हवाला एक का दिया गया, एक पहले रैप अप होकर वो ख़त्म हो गई है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान था। इसके अंदर जो ज़्यादा फोकस था वो सियालकोट, अंदरूनी हालात, एक्सटर्नल क्या इसका इम्प्लिकेशंस है और आगे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल प्रेशर अफ़गानिस्तान पे तो आज हो रहा है, मगर अब इंटरनली भी आपके ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा FATF से, और जहाँ कुरैशी साहब गए हुए हैं वहाँ भी यूरोपियन यूनियन से, और यहाँ भी बड़े इश्यूज खड़े हो गए हैं, और भी खड़े होंगे TLP के बारे में। इसमें आगे चल के हमने ज़रूर बात करनी है, बहुत अहम मामला है ये। लेकिन सेठी साहब, एलामिया जारी होता है इस तरह की मीटिंग्स का तो बताया जाता है कि कौमी सलामती से मुतालिक अमूर, उधर जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती है ना, अपोजिशन वहाँ के मामलात में और ऑन बोर्ड दिखाई देती है किसी भी तरह के मामले में। तो ये मीटिंग्स अपोजिशन को क्या सिग्नल दे रही हैं इस सिचुएशन में? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑपोजिशन को क्या सिग्नल दे रही है। देखिए, ऑपोजिशन को तो साथ लेके चलना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, मगर हालात ये हैं कि इमरान खान साहब तो ख़ुद ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और अगर हुकूमत तैयार ना हो तो फिर ऑपोजिशन कहाँ बैठेगी, किसके साथ बैठेगी? इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेगी। वो तो इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हुकूमत बात करेगी, आगे वो हैं, ज़ाहिर है यही प्रोटोकॉल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात आगे नहीं बढ़ती। तो आपके सवाल के जवाब में यही है कि ऑपोजिशन आउट ऑफ द लूप है, और सिग्नल क्या जाता है? सिग्नल यही जाता है कि सिग्नल सिर्फ एक चीज़ का जाता है, मगर मेरा ख्याल है वो भी इन्होंने हैंडल ठीक कर लिया है। अगर ये मीटिंग के अंदर एक्स डी जी ISI तवील अरसे के लिए बैठते और उनकी बात जो है वो पूरी तस्वीरों में आती है कि काबीना में बैठे हुए हैं, ये है वो है, तो मसला बन जाता। उसकी वजह यह है कि कोर कमांडर्स को कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर या इस किस्म की मीटिंग्स के अंदर नहीं बुलाया जाता, वो स्पेशल इनविटेशन पे कुछ होता है, और इसीलिए मेरा ख्याल है वो पहली मीटिंग को खुफिया रखा गया है, क्योंकि पता तो था कि ये सब चले गए वहाँ, मगर ये मेरा ख्याल है। तो ये इस किस्म की बात है। सिग्नल ऑपोजिशन को अगर ये एक्नॉलेज कर लेते, बात मान लेते कि हाँ जी XDG ISI जनरल फैज़ भी थे, ये सारी 1-1.5-2 घंटे की जो बातें हुई हैं, तो फिर जो अपोजिशन को जो सिग्नल जाना था वो यही था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान एक ही सफ़े पे हैं, और अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऑप्शंस की बातें हो रही हैं आउट ऑफ दिस लूप, तो वो उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो गेम प्लेइंग है। मगर मेरा ख्याल है वो उसको बचा लिया गया ताकि DG ISI एक्स जनरल फैज़ का रोल जो है उसको नीचे ही रखा है, ताकि ऑपोजिशन ना कुछ सवाल खड़े कर दे कि ये क्या हो रहा है। बहुत दिलचस्प तबसरा। लेकिन सेठी साहब, आज का दिन तो जैसे ना मीटिंग्स के ही नाम था, जिनको नो लिफ्ट कराई उनके अपने अंदर हम देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों के मामले पर अभी तक नो लिफ्ट का ही मामला है। PDM का जो इजलास हुआ, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में, कल के इजलास में ये फैसले किए गए थे कि लॉन्ग मार्च तो करें ही करें, आपको इस्तीफ़े भी देने चाहिए। लेकिन आज जो नतीजा निकला वो कह रहे हैं कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ हम महंगाई मार्च करेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताया कि इस्तीफों का कार्ड कब खेलना है वक्त आने पर फैसला करेंगे। सेठी साहब, मार्च जाने की तारीख तो दे दी 23 मार्च को, ये मार्च वापस कब आएगा इस बारे में मेरा ख्याल है अभी PDM को खुद नहीं मालूम। आयशा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पहली डेवलपमेंट ये है कि पहले इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस थे कि लॉन्ग मार्च करनी है नहीं करनी, कहाँ जाना है। पहले आपने देखा खबरें आ रही थी कि एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है किसी सियासी जमातों से कि जी सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक हम वहाँ जाके धरना करेंगे, फिर घर चले जाएंगे।
अब फिर ये आया कि नहीं, अब जो लेटेस्ट आया है कि 3 दिन के लिए हम जाएंगे और 3 दिन वहाँ हम बैठेंगे, और बाकी आगे बात नहीं की गई। तो जाहिर है एक बड़े मसले हैं, मगर मेरे लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि इन्होंने कहा कि मार्च में करेंगे हम। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों, 2 मिनट मुझे चाहिए, है टाइम? अच्छा, देखिए, एक तरफ खबरें चल रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की बातें चल रही हैं कि आगे रास्ते कैसे खुलने हैं, और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके अंदर ये भी बात की जा रही है कि जी मार्च में इलेक्शन होनी है, अप्रैल में इलेक्शन होनी है। तो अब अगर लॉन्ग मार्च ही जो है वो मार्च में होनी है तो जाहिर है फिर कि इलेक्शन तो फिर गई ना। फिर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सो कॉल्ड, जिनकी जो खिचड़ी पक रही है या जो देग पक रही है, मैं कह रहा था देग पक रही है, वो फिर लगता है कि देग जो पक रही है वो ख़ास पक नहीं रही है या गल नहीं रही है, अभी तक गोश्त गल नहीं रहा है। दाल नहीं और गल इसीलिए रही। दाल नहीं गल रही, गोश्त बाद में गोश्त में बड़ा मुश्किल होता है, दाल तो फिर भी हाँ, गल मटन जाती है, मटन। दो गोश्त, हाँ मटन, क्योंकि ये दाल के साथ ये रजामंद नहीं होते ना ऑपोजिशन, ये गोश्त मांगते हैं और वो भी कहते हैं कि जरा सही तरीके से चबा सके उसको। तो अब बात ये है कि इसका ये मतलब है कि वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मौलाना जो हैं वो सूंघ रहे हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ लारी लपा कर रही है जैसे पहले करती आई है। और नून लीग जो है उनको भी कुछ शक पड़ गया होगा कि शायद हमारे साथ जो बातचीत हो रही है ये लारी लपाई है, टाइम खींच रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो अब ये है कि ये जो मार्च तक चले गए ये लॉन्ग मार्च लेके, इसका 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि ये थ्रेट है लॉन्ग मार्च की, फाइनल नहीं है, ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बाद में इसलिए डेट रखी है, ये ऐसे है आयशा कि आपने लंदन जाना है और आप अपनी सीट बुक कराने की सोच रहे हैं कि मैं सीट कब बुक कराऊं, और आप सोच रहे हैं कि यार वो सीट से पहले बुक कराने, ये ना हो कि बाद में सीट ना मिले तो मैं जल्दी सीट बुक करा लूं। फिर आप सोचते हैं कि मैं आज की सीट बुक कराऊं या मार्च की सीट बुक कराऊं। फिर आप सोचते हैं कि यार अगर वो कोविड हो गया तो ये ना हो कि मैं रह ही जाऊँ, तो बेहतर यह है कि लेट सीट बुक कराते हैं, अगर आगे करना पड़ा तो हो जाएगा, अगर अभी ये कर लिया और ये कैंसिल किया और आगे ना मिली तो क्या करेंगे। तो ये उसी किस्म का सिलसिला है कि अगर ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं जिसकी बातें चल रही हैं कि ये कामयाब नहीं होते तो थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना इनको। जनवरी फरवरी के तो वक्त लग सकता है क्योंकि बारीकियां भी हैं बड़ी, और भी कुछ चीज़ें देखनी है कि ये होगा नहीं होगा, निगोशिएशंस तो वक्त लगता है, और फिर ये एक दूसरे को पहचानने में भी वक्त लगता है क्योंकि बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बड़ा एतमाद नहीं है एक दूसरे में, इस्टेब्लिशमेंट एंड नून लीग। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद वक्त नून लीग ने बाय किया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई बात करने जा रही है या आगे कोई रास्ते खुलने हैं तो थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना गुड़ियाँ जड़ी ना पतंग पेचे लगे हैं मगर हाली ढील देती जा रही है, दोनों साइड ढील दे रही है। तो अभी वो पेचा जो है ना कि वो काटा, वो इनका होना है या उनका होना है ये भी पता नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन्होंने ये कहा कि यार फिर मार्च पे रखें, अगर अभी कर दिया तो फिर ये ना हो कि वो नेगोशिएशन जो है डिरेल हो जाए, वो कह लो जी तो आपने तो अनाउंस कर दिया है, अगर थोड़ी तो, और अगर ना किया तो लोग कहेंगे यार मतलब है कि आप तो फारग है बिल्कुल, आपकी तो थ्रेट ही कोई नहीं है, पावर ओनली रिकग्नाइजेस पावर। तो ये किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि जी थोड़ा आगे कर दें ताकि मौका मिल जाए। वो मौलाना कह रहे हैं आपको मिलना कोई नहीं, ठुट्ठू शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब या कह रहे हैं कि नहीं तो थोड़ी और टाइम दो, मैं कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब सोच रहे हो यार तो करके करना तो कर, नहीं तो चलिए फिर जो करना है वापस चलिए अपने एजेंडे। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये दिसंबर तो अब नेगोशिएशंस में ही चल जाएगा, जनवरी उससे पहले कुछ होने नहीं जा रहा। मगर ये कुछ ज़रूर है कि खिचड़ी अभी भी पक रही है, वो खिचड़ी जो है वो कुछ खिचड़ी बनेगी या देग बनेगी, दाल गलेगी, इनको पक्का नहीं आ रहा, एक दूसरे पे शक शुबात है, टाइम दिया जा रहा है एक दूसरे को कि थोड़ा चले देख ले, ऐसी बात चल रही है। तो सेठी साहब 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड का क्या होगा? मेरा ख्याल है ये 23 मार्च की डेट कोई फाइनल डेट नहीं है, उससे पहले भी हो सकती है और 23 मार्च भी इधर उधर हो सकता है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि अभी उन्होंने एक कुछ तो कहना था ना, नहीं तो आयशा कहती लो जी फारग है ना, आज का बात कही ना कल की बात कही, मीडिया तो ठीक ठाक इनकी धुलाई करता।
तो इसीलिए तो कुछ तो कहना ही था ना, तो बेचारे बेचारे फंसे हुए हैं, तो अब कहने दे बेचारों। चारों ना चार, उन्हें कोई ऐलान तो करना था, तो ये ऐलान हो गया। और इसमें भी मार्च का ये वही बात है आयशा, जैसे जी जी जैसे जैसे मोहित यूसुफ साहब ने ब्रीफिंग तो करनी थी ना, तो फिर करनी थी। हाँ, कोई ना कोई। इसीलिए इन्होंने भी तो कुछ तो कहना ही था ना, तो कह दिया। मगर कोई जानवान नहीं है ये जो सारी बातें हुई है ना, ये सारी जो है ये दे कैन बी यू टर्न ऑन ऑल दिस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सेठी साहब, आपने अपने कमेंट में बात की इलेक्शंस की, तो फिर मार्च में तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आज सेक्रेटरी बल्दियात ने पंजाब की सतह पर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उनसे भी मुलाकात की है और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया। खैर, महंगाई मार्च इसको नाम दिया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान जब आज मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे फैसलों के बारे में, तो खासे बरहम दिखाई दिए। उनसे मुख्तलिफ सवाल किए गए, तो जवाब में उन्हें तुर्श लहजे में उन्होंने सहाफ़ियों को जवाब दिया। सेठी साहब की प्रेडिक्शन में बहुत से इशारे हैं जिनको समझ आ सकती है, वो समझ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। बात करेंगे एक बड़े मार्के की, लाहौर की सतह पर जो हुआ NA 133। इसमें यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि नून लीग अब आसानी यहाँ जीत जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई इतना आसान मुकाबला रहने नहीं दिया। लेकिन सेठी साहब, यहाँ पर तो एक आपसे गिला है, आपकी चिड़िया ने ये खबर क्यों दी कि जो भी यहाँ पर हारेगा या जो दूसरा उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी का, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार वोट ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकेगा। यहाँ पर उनके वोट्स में 2018 के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है और इससे पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कहा जा रहा है। सेठी साहब, वाह जी वाह। तो क्या हुआ, क्या पूरी खबर तो पूरी दें, फिर मैं ये जवाब देता हूँ इसका। सेठी साहब, हुआ ये कि बाकायदा ये यहाँ पर कितने वोट किसको पड़े, क्या हुआ? शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं, अहलिया हैं जो मरहूम परवेज़ मलिक साहब की, नून लीग के जो उम्मीदवार थे, उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। उनके जो वोट हैं वो 2018 में तो उन्हें 89,000 से ज़ायद पड़े थे, अब की बार 46,811 वोट्स पड़े हैं, जो गैर हतमी नताइज सामने आए। उनके मुकाबले में असलम गिल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, बताया जाता है कि वो मिडिल क्लास से हैं, उनके वोट्स 32,313 थे। और पिछले इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में इन्हें 5,585 वोट्स पड़े थे, जैसी आपने प्रेडिक्शन अब की बार की थी। और एजाज चौधरी साहब को 77,000 वोट्स पड़े थे 2018 में। तो ये कम अज़ कम लीड पिछली बार जैसी ही है तकरीबन, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को इतने वोट्स कैसे पड़ गए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी को 5-6 हज़ार वोट मिलते हैं और ये बड़ी आसान विक्ट्री होगी नून लीग के लिए, तो उस वक्त तो यही तवक्को थी। मगर जो बात का पता नहीं था और उस वक्त चिड़िया ने ये खबर नहीं देनी चाहिए थी कि आसिफ जरदारी साहब पहुंच जाएंगे यहाँ और इस इलेक्शन को खुद मॉनिटर करके और पीपल्स पार्टी को वोट दिलवाएंगे। पहली बात तो ये। तो पीपल्स पार्टी के वोट तो 6-7 हज़ार ही थे, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर फिर हुआ ये कि लबाइक के ताहिरुल कादरी साहब के वोट, कुछ PTI के वोट्स लोगों के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट्स, तो कुछ उन्होंने बैठ के यहाँ फिर अपना दिखाया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरदारी साहब को पता था कि वो जीत तो सकते नहीं, तो फिर उन्होंने क्यों इतनी मेहनत की? जाने देते 5-6 हज़ार रुपये, वो हारते जीते क्या फ़र्क पड़ता, हार तो अभी भी गए। मगर वो कुछ प्रूफ देना चाहते थे, वो कुछ दिखाना चाहते थे, वो कुछ कार्रवाई करना चाहते थे। उन्होंने वो कार्रवाई की और कामयाब हो गए। वो क्या कार्रवाई है और कैसे कामयाब हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देना था कि जब हम हैं तो क्या गम है। मतलब उनका, आप देख रहे हैं, दो बातें। इस इलेक्शन का इंचार्ज कौन था पीपल्स पार्टी की तरफ से, पता है आपको? मैं बताता हूँ कौन था। ये कर रहे थे कंडक्ट राजा साहब कर रहे थे, राजा परवेज़ अशरफ जी, उनके हवाले किया था। आपको याद है अभी हाल ही में उनका क्या एक बयान आया था जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई थी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, EVMs के बारे में। याद है आपको? नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। अभी हाल ही में राजा साहब ने यह बयान दिया कि कुछ सूरत हाल ऐसे भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी EVM के इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल में हम अग्री भी कर सकते हैं, अगर हमें एश्योरेंस दी जाए कि इसको मिसयूज़ नहीं किया जाएगा तो हम कंसिडर कर सकते हैं। ये बयान राजा साहब का आया था, जिसके ऊपर लोगों ने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो ना कर रहे थे, बिलावल ने क्या क्या थक गया कि हम नहीं मानते। और आज राजा साहब जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ देखा जा सकता है,
अगर आप हमें एस्टैब्लिशमेंट एश्योरेंस करती है कि मिसयूज़ नहीं होगा तो ईवीएम को देखा जा सकता है, क्यों नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है ईवीएम के जरिए भी। उसके बाद उनको बनाया जाता है इन चार्ज ऑफ दिस कैंपेन। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब और राजा साहब, ये पीपल्स पार्टी का ये फैसला हो गया है कि नून लीग के साथ तो दाल नहीं गलनी, वो जो गलने की कोशिश की जा रही है, हम अपने आप को आगे करते। तो पीपल्स पार्टी दिखाना चाह रही थी कि हम 5-6 हज़ार से 32,000 तक जा सकते हैं, और ये देखें हमने करके दिखाया आपको। उनका ये कहना है कि अगर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब भी आपने फैसला किया इमरान खान के खिलाफ, तो सबसे आगे हम होंगे। हमारे 50-55 सीटें हैं, वहाँ थोड़ा से जहांगीर तरीन के लोग दे दें, 30-40 वो हो गए, 100 से ज़्यादा हो गए, और बाकी हम थोड़ा बहुत आप कर दें, थोड़ा बहुत हम पीटीआई को तोड़ के अगले 1.5 साल के लिए हम तैयार हैं आपके साथ तावन करने के लिए। आपको नून लीग की क्या ज़रूरत है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और हुकूमत भी हम आपके साथ मिलके, जाहिर है आपको पीटीआई तोड़नी पड़ेगी, बाकी हम कर लेंगे कुछ। 100 हम कर लेते हैं, 70-80 आप कर लें, अल्लाह खैर चला। नून लीग के साथ बात करने की क्या ज़रूरत है? बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाए 1.5 साल के लिए, या किसी और को हम आपको दे देते हैं, राजा ही दे देते हैं, राजा साहब दे देते हैं आप। तो तो अब बात यह है कि नून लीग ने इसको लाइटली लिया। अब आप आइए दूसरा हिस्सा इस सवाल का कि नून लीग ने इसको लाइटली क्यों लिया। और पहली बात तो यह है कि मुझे बात की समझ नहीं आई कि शाइस्ता साहिबा को क्यों नून लीग ने ये टिकट दिया। वो तो ऑलरेडी एक एमएलए थी, तो ये एक और किसी साहब को दे देते, वो उन्होंने भी जीत जाना था, ज़रूरी था इनको देना। मगर वो मियाँ साहब बड़े जेनरस है ना, वो कुछ बताना भी चाहते थे कि आई एम प्राउड ऑफ माई पीपल एंड आई स्टिक विद देम। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये इशारा किया, नहीं ये आप ही की सीट है, आप जाए। तो मेरा ख्याल है वो तो हो गया। मगर 46,000 वोट आपने देखा कि मरियम को नहीं याद किया हमज़ा ने और शहबाज शरीफ साहब ने। हमज़ा ने मरियम को याद नहीं किया कि आके कैनवसिंग करें। वो कर सकती थी अंडर द इलेक्शन रूल्स। वो ना एमएनए है, ना एमपी है, ना मिनिस्टर रही है, उनका तो कोई हैसियत नहीं है, और वो तो कैनवसिंग कर सकती है, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी। उनको नहीं बुलाया या वो आई नहीं। तो अगर वो आ जाती तो जाहिर है 10,000 वोट और निकल आना था। इसके ये पता चलना था कि नून लीग संजीदगी के साथ इसको ले रही है। तो नून लीग इस गेम को समझ ही नहीं सकी मेरे हिसाब से। अच्छा, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा तो इद्दत की वजह से कैंपेन भी नहीं चला सकी। अली परवेज़ मलिक साहब जो साहबजादे हैं उनके, उन्होंने ये कैंपेन चलाई, और मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सियासी मसरूफियात तर्क कर रखी हैं। जुनैद सफ्तर की जो शादी की तकरीबात है, इस सिलसिले में यही वजह है कि वो हमें पीडीएम के इजलास में भी दिखाई नहीं दी। लेकिन एक और जो पते की बात हमें बता रहे हैं हुकूमती जितने भी रहनुमाएं कि टर्न आउट 18%। यूजुअली जो ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें हम 25 से 30% देखते हैं कि लोग बाहर निकलते हैं। पब्लिक सेंटिमेंट इतना मायूस कुन सेठी साहब क्यों दिखाई दिया? पीटीआई नहीं थी मैदान में, हुकूमती रहनुमा तो ये कह रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ। एक चीज़ जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, इस कंस्टिट्यूंसी में 2018 से लेके आज तक 3 साल के अंदर 80,000 से ज़्यादा नए वोटर रजिस्टर हो चुके हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 80,000 से ज़्यादा, ये आज किसी कंस्टिट्यूंसी में, यानी कि कंस्टिट्यूंसी में इतने नहीं वोटर्स नए बने। और ये सारे नौजवान लोग हैं, 18 साल के नए लोग हैं, जिनकी हमदर्दियाँ ज़्यादातर नून लीग के साथ नहीं हैं, या पीटीआई के साथ हैं, या लबाइक के साथ हैं, या लोकल इश्यूज़ के ऊपर कोई इधर से कोई उधर से है। इनमें से कम लोग ही हैं जो कि नून लीग के वोटर होंगे। मगर 80,000, तो एक तो वोट बैंक बढ़ गया है, मगर फिर उसके बावजूद इतने कम वोट पड़े हैं। तो ये भी देखने वाली बात है। और उसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो नून लीग ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लोगों को निकाला नहीं बाहर, और जाहिर है फिर आमतौर पे लोगों को पता ही था कि नून लीग ही जीतेगी, उसकी कंस्टिट्यूंसी है। किसी को ये ख्याल नहीं था कि पीपल्स पार्टी इस किस्म का काउंटर अटैक लॉन्च करेगी। और मेरा ख्याल है खुद नून लीग वाले हिल गए होंगे, अरे ये क्या, ये थोड़ी बहुत भी धांधली होती तो ये गए थे नून लीग वाले, और जरदारी साहब ने कू कर देना था यहाँ। तो अब आगे से इनको समझ आनी चाहिए कि जरदारी साहब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और ये बैठ जाना और सोचना कि ये हमारी कंस्टिट्यूंसी है। अब हम बातें सारा वक्त हम करते हैं, मैं करता हूँ कि आज इलेक्शन हो तो नून लीग स्वीप कर जाएगी। अब सोचना पड़ेगा। तो सेठी साहब, जो बिलावल अपने ट्वीट्स में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पंजाब और मरकज़ में हम हुकूमत बनाएंगे, ये कॉन्फिडेंस बिला वजह नहीं है।
आपके ख्याल में? बिला वजह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सेठी साहब जो बड़ी अहम बात आपने कही नए रजिस्टर्ड वोटर्स की इस हलके में, हैरत अंगेज तौर पर जितने वोट कास्ट हुए हैं और जो सेठी साहब ने प्रिडिक्ट किया रजिस्टर्ड वोटर्स का, वो तादाद में काफ़ी मुमासिलत है। 80,000 से ज़ायद कुछ वोट्स कास्ट हुए हैं। और सेठी साहब ने यहाँ पे भी पते की बात बता दी। इस हलके में हुआ क्या आपने जाना। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अब हम सियालकोट में पेश आए उस अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे जिस पर बहैसियत कौम हम सब शर्मसार हैं। मुल्क की सियासी क़यादत ने, अस्करी क़यादत ने इस पर सख्त अफसोस का इजहार किया है और आज के इजलास में भी यही बात की गई कि ज़िम्मेदारान को, मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को सख्त सज़ा दी जाएगी। सिटी साहब, इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी, बड़ी अच्छी बात है कि एहसन इकबाल ने और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने उसको कंडेम किया, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उसकी गैर मशरूत मजम्मत की। आज फिर हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर बरा इंसानी हुकूक कह रही हैं कि हम नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करेंगे, देखेंगे उसमें कहाँ हमसे गलती हुई, मिस हुआ। ये बतौर वाक़या इसे आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मुज़बरात आपको लगते हैं? आयशा, आपने वो क्लिप दिखाया है डिफेंस मिनिस्टर साहब का? कह रहे हैं कि टीएलपी के, देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। क्या समझते हैं आप इस सोच को और फिर इस सोच की बेखकनी के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उनको? देखिए आयशा, ये माशरा जो हमारा है, ये कैसे बना जिसके अंदर इस किस्म के सानिए होते हैं, और कौन ज़िम्मेदार है इसका? ये दो सवाल हैं। अगला सवाल ये है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि ज़िम्मेदार कौन है इस किस्म के माशरा जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इस किस्म के मजहबी सेंटिमेंट्स किसने ये बनाए, किसने ये ग्राउंड प्रिपेयर की? अब मैं इससे ज़्यादा क्या अपनी बात करूं। जावेद गामदी साहब ने बड़े वज़ब तरीके के साथ इस चीज़ को समझाया है। उनका ये मौक़िफ़ है जिससे मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं। वो कहते हैं कि मजहबी लीडरशिप इस मुल्क की, हमारे जो पाकिस्तान के जो मजहबी लीडरशिप है, उसके जो लीडर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ये माहौल बनाया है, उन्होंने हार डाले, मकबरे बनाए, इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं, और उन्होंने उकसाया लोगों को, और उन्होंने इस किस्म की तालीम दी है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ इसमें। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मजहबी लीडरशिप की है। उसमें खा वो JUI हो या जमात इस्लामी हो या मुख्तलिफ़ जिहादी ग्रुप्स हों या लबाइक हो, जो भी है हमारे, और जो बाकी जो हमारे लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ सेक्ट्स के। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस किस्म के कानून सिविल मिलिट्री हुक्मरानों ने बनाए हैं जिसका ताल्लुक़ इन चीज़ों के साथ है, वो कानून भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे सख्त कानून हैं जिसकी दुनिया में किसी और मुस्लिम ममालिक में इस किस्म की चीज़ नहीं है। और उनका ये कहना है कि ये कानून भी ज़िम्मेदार हैं। अगर आप इस किस्म के कानून बनाएंगे तो फिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और फिर इस किस्म की चीज़ करते हैं कि उन्हें मालूम है कि कानून जो है उनके साथ है, और फिर अगर कुछ वायलेशन भी हो तो कानून उनको कुछ नहीं कहेगा। तो ये दूसरी चीज़ है कि जिस किस्म के यहाँ इस्लामिक कानून बन चुके हैं, उसकी वजह से भी इस किस्म की दिलेरी और इस किस्म की बातें होती हैं और चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जी हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी इस्लाम को अपने ज़्यादती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपने आप को कानूनी बनाने के लिए, लेजिटिमेट बनाने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसको टॉलरेट किया। और आखिर में उन्होंने फिर ये भी कहा कि सियासतदानों की भी ज़िम्मेदारी है जो हर स्टेज पे जो मुलव्वस हैं, कानून बनाने में भी मुलव्वस हैं, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज भी नहीं किया कभी, इन चीज़ों के ऊपर हाथ पे हाथ बटाया है, और फिर सारा वक्त सियासतदान जो हैं वो किसी न किसी मजहबी इशू को लेके आगे चलते हैं। नून लीग के अंदर है लोग कि लीडरशिप एक बात कर रही है और उनके कुछ रहनुमा हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं इन किस्म की चीज़ों को, एंड सो ऑन। पीपल्स पार्टी में है, अभी आपने देखा पीपल्स पार्टी ने ये NA 33 में जो 133 है, जहाँ वहाँ जो हुआ, क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पोस्टर्स लगे हुए थे और ख़त्म नबूवत के मुजाहिद उनको करार दिया गया। ये पीपल्स पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, तो वो भी इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। तो मतलब है ये
लबायकी वोट लेने के लिए, मजहबी वोट लेने के लिए। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 4 रीज़न्स हैं जो जावेद गामदी साहब ने जो बताए, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए माशरा जो है ये। तो पहली बात तो ये। अब आगे आपने, मेरे ख्याल एक और सवाल था कि इसके असरात क्या होंगे, वो आप अगर उसको फिर से रिफ्रेश करना चाहें तो भी है। हाँ, नेशनल एक्शन प्लान। अब ये मसला क्या बन गया है? हाँ, तो वो मसला ये बन गया है कि अब कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रसल्स गए हैं, वहाँ उनकी ठीक ठाक खिंचाई होगी। इनके तल्लुकात श्रीलंका से ख़राब हो गए हैं, वहाँ भी मसले बने हुए हैं। अब ये मसला बनेगा FATF और यूनाइटेड नेशंस में। आप लिख के देख लें, मैं आज पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि अगली डिमांड ये आएगी कि लबायक को बैन किया जाए और इसको भी ऐड किया जाए उन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में। और हमारे हालात क्या हैं? आपने बैन किया, फिर आपने बैन विड्रॉ कर लिया, और अब आपके ऊपर एक नई तलवार आएगी इसके बाद, देखिएगा, और आपके सारे फंडिंग जो है फिर रुक जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हो गई है। और अब आप क्या करेंगे? इसीलिए आपने अब सबको बुला लिया, मीटिंग आज की, कि अब कैसे भुगतेंगे इस चीज़ को। अभी तो हमने लबायक के साथ मुकमुका किया है, एक खुफिया अग्रीमेंट की है, अब वो हमें प्रेशर आएगा कि जी लबायक को बैन करें। ये सारा कुछ जो है ये उन्हीं का करना है। इस किस्म का जो माहौल बनता जा रहा है, आज ये कल को कुछ और हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे मुआहदे कहाँ जाएंगे? नेशनल एक्शन प्लान निकालो, नेशनल एक्शन प्लान निकालो, उसके अंदर कुछ चीज़ें डालो और उसके तहत कुछ कार्रवाई करो, ताकि हम बता सकें FATF वालों को और अमेरिका वालों को और ब्रसल्स वालों को कि नहीं नहीं नहीं, हमने ये किया, नेशनल एक्शन प्लान की। तो अब क्या? अब ये प्रॉब्लम इनके लिए ये बना है कि लबायक के साथ कैसे डील करना है, बिकॉज ये बात आगे बढ़ सकती है। यहाँ सज़ाएं देनी है, कैसे देनी है, डिटेरेंस क्रिएट करना है, कौन से कानून इस्तेमाल करने हैं इन लोगों के ऊपर जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके अंदर ज़रूर कुछ लबायक के लोग भी होंगे। कल को लबायक खड़ी होकर कहती है निकालो इनको, नहीं तो हम फिर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, क्या करेंगे? तो इसीलिए अब पूरा सहारा लेना पड़ा है, सब टॉप स्टेक होल्डर्स को बुला के कि जी अब तो नेशनल एक्शन प्लान को उसके अंदर, उसके तहत हम इन चीज़ों को डील करेंगे। पहले सोए हुए थे ये, जब ये मुकमुका कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं यहाँ। इसीलिए ये जो मीटिंग थी, ये जो हमने अभी पहले डिस्कस की, ये वो सारा खाता है। अच्छा सेठी साहब, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लाताल्लुकी का इजहार किया गया, ऐलान किया गया है इन अफराद से जो कि गिरफ्तार हुए हैं या जिन्होंने ये फेल किया। जो आलमी साख है इस वाक़े के बाद, वो कितनी मजरू हुई? सियालकोट, जिसे मिनी जापान भी कहा जाता है, वहाँ के डिफरेंट एक्सपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि ऑर्डर्स बहुत से कैंसिल हो रहे हैं। ये वाक़या पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचा सकता है? बुरा हाल है उनका। उनकी तरफ से जो मेरी सोर्सेज वो कहते हैं $1 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है ये सब चीज़ों की, जो इस वक्त ख़तरे में है। और उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि हमारा क्या होगा। देखो, सियालकोट वो शहर है दुनिया का, जहाँ पाकिस्तान का, जहाँ चाइल्ड लेबर ख़त्म हो गई है। वहाँ इतनी चाइल्ड लेबर थी, फुटबॉल में, बॉल्स में, बैट्स में, बैडमिंटन, सारी दुनिया जान की चीज़ें वहाँ बनती हैं। वो चाइल्ड लेबर उन्होंने वहाँ ख़त्म करवा दी फॉरेनर्स ने आके, एक एक मॉनिटर करके। और अब ये मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कहाँ जाएंगे? आप $1 बिलियन के लिए आप सऊदी अरेबिया और IMF के पास, ये सारा जो IMF से आपको क्या मिलेगा इस साल, अगर आपने कंडीशंस पूरी की $1 बिलियन, और वहाँ $1 बिलियन की एक्सपोर्ट ऐसे ख़त्म हो सकती है इस किस्म की चीज़ के ऊपर। आपका बुरा हाल है और यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए ये पसूड़ी पड़ी हुई है, परेशानी हुई हुई है, आप क्या करेंगे? और इसीलिए अपोजिशन को नहीं बुलाया। वो इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वो कहेंगे खुद ही तुसी भुगतो, तुसी जिन खोल ले रहे थे, आप ही भुगतो इन्होंने तुसी। तो ये सारा चक्कर है, बहुत बुरे हालात हैं और ख़राब हो गए हैं इस इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, हालात और ख़राब हो रहे हैं। और इस मामले में एक और बहुत अहम बात हुकूमत के सोचने की ये भी है कि पुलिस का रिस्पांस कैसा रहा। इस वाक़े को होने से रोका जा सकता था, क्यों ना रोका गया, और कैसे ये सब कुछ दुनिया की नज़रों के सामने आ गया, जिसके बाद अब हमें रद्द-ए-अमल का सामना है आज भी और कल भी, जो प्रेडिक्शन सेठी साहब ने कर दी। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक दीजिएगा। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, सेठी साहब के सामने अपना सवाल रख सकते हैं। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।